हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का युवा बोध एकेडमी में स्वागत है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ाया है आपको उसके बारे में बताते हैं। पार्ट 1 में हमने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ा है। उसमें से वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ा है। परिमेय संख्या क्या होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह दोनों शामिल होते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। भिन्न क्या होती है जिसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वह भिन्न कहलाती है। अब धनात्मक और ऋणात्मक में से ऋणात्मक के दो पार्ट होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या है जिसे 2 से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है तो वह सम संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब चलते हैं जो हमने पढ़ाया पार्ट 2 और पार्ट 1 में, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाने चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। हम संख्या पद्धति में 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहे हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p/q एक पूर्णांक है और p बराबर नहीं है 0 के। हमने क्या बताया कि सभी पूर्णांक संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। सभी जो पूर्णांक संख्या है वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p और q पूर्णांक है तो उसको देखते हैं। संख्या रेखा पर पहली बात तो सभी परिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, हाँ, क्योंकि वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्या क्या है? जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, उसी का पार्ट है परिमेय संख्या। तो देखते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे 0/1। 0/1 हो गया। तो जहाँ p और q पूर्णांक है, ये p और q क्या है? पूर्णांक है। तो p बराबर 0 हो गया और q इसमें लिखा है q बराबर 0 के नहीं है। तो q बराबर जब 0 के नहीं होगा तो q किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। q बराबर 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताना है हमको। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, उसको कैसे लिखते हैं या कैसे समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, तो इसको देखते हैं। तीन और 4, तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब इसमें एक डिफ़ॉल्ट ये है कि 7 को हर और अंश से क्या करेंगे? गुणा करेंगे इसमें। तो
3 और 7 को वो पहले 3 और 4 को P बटे Q के रूप में लिखते हैं हम। 3 और 4 को लिखेंगे P बटे Q के रूप में, ये है, और 4/1। अब इस ये हर है, ये अंश है, इनके हर और अंश में 7 का गुणा करेंगे। तो 3 में 7 का गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21, नीचे रहेगा 7, और इधर 4/1 को में 7 का हर और अंश में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच सभी परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और एक ये हो जाएगा 27/7। हो गया। तो 21 और 28 के बीच ये परिमेय संख्या निकल आई। 1 2 3 4 5 6 7, वैसे 7 है, 6 ही उन्होंने कहा था, क्वेश्चन में 6 ही मांगा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताएं। तो ये 6 परिमेय संख्या हैं, ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। संख्या बताएं। तो हम देखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, कितनी परिमेय संख्या निकाल ली है, 5। 5 में एक जोड़ देंगे 6, 5 में एक जोड़ देंगे 6। अब 6 को हर और अंश में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3/5 गुणे 6, ठीक है, 6 पंचे 30, नीचे रहेगा 6 पंचे 30, 6 त्रिक
18। एक संख्या ये हमारी निकल आई। और दूसरी संख्या क्या है? 4/5 गुणे 6 हर और अंश में दोनों में गुणा होगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, ये आ गई हमारी संख्या। तो 18/30 और 24/30 के बीच हमें परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या। तो 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30, 20/30, 21/30, 24/30, और ये क्या हो गया? 18/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच ये परिमेय संख्या निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं आपको। 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अब इसमें क्या है? सत्य असत्य बताएं। सत्य और असत्य ज्ञात कीजिए। सत्य और असत्य ज्ञात करना है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? तो लिखेंगे पहला क्या है कि देखेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या बताया था हमने? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य। दूसरा क्या है कि दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए, जो प्रत्येक पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण रूप से रहती हैं, मतलब कि वह ऋणात्मक में नहीं रहती हैं। जो पूर्णांक संख्या है इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह शामिल रहते हैं। तो प्रत्येक सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। असत्य। थर्ड क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? असत्य है। असत्य है। नोट करिए, फिर रेज करते हैं। अब यहाँ से ये चारों क्वेश्चन 1.1 के थे, यहाँ से ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं 1.2 में। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी हमें सत्य और असत्य बताना है। सत्य एवं असत्य। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, होंगे। सत्य, क्योंकि उसी के अंदर तो आ रहा है। लेकिन रुकिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। असत्य लिखिए। असत्य होगा। दूसरा पॉइंट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m, प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है। कर्णी m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। गलत। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक
संख्या रेखा है, पर प्रत्येक संख्या कर्णीय m के रूप में नहीं रहता। और दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या है m एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सभी कर्णीय के रूप में नहीं रह सकती हैं। सभी संख्या p/q के रूप में रहती हैं संख्या रेखा पर, ना कि कर्णीय m के में। तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा, असत्य। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो ये हो जाएगा सत्य, सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें क्या बताना है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब इसमें जो कर्णी में है, इनमें परिमेय अपरिमेय बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय व अपरिमेय। संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? कर्णी 1, दूसरा है कर्णी 2, तीसरा है कर्णी 3, चौथा है कर्णी 4, पांचवा है कर्णी 5, छठा है कर्णी 6, सातवां है, छठा है सातवां क्या है? कर्णी 7, और आठवां कर्णी 8, नौवां कर्णी 9। तो इसमें बताना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो कर्णी के अंदर जिसका वर्गमूल हो, जिस संख्या का वर्गमूल हो, जिसका HCM या LCM निकलने पर क्या है? एक सम संख्या है। तो इसमें से क्या है? किसका किसका वर्गमूल हो जा रहा है? देखिए, एक को हम कर्णी के बाहर ला सकते हैं कि नहीं? 1 गुणे 1 2 हो गया, 2 संख्याएं हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। दूसरा क्या है? कर्णी 2। कर्णी 2 को हम जब डिवाइड करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, तो क्या बनेगा? 2 गुणे 1 होगा।
करनी में ही रहेगा। जब दो संख्याएं सेम होंगी, मतलब एक दूसरे से गुणा करेंगी, तभी वो करनी के बाहर आएगी। तो ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसलिए ये अपरिमेय। तो देखेंगे करनी दो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। करनी दो को गुणनखंड रूप में लिखेंगे 2 × 1। यह एक अलग अलग संख्या है, 2 और 1, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, LCM के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए 2 क्या है, करनी 2 क्या है, ये परिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये ऐसे ही इसको भी देखेंगे तो ये भी नहीं विभाज्य हो रही है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब आएगा 4th नंबर, तो करनी 4 विभाज्य हो जाएगी, तो इसका होगा कोष्टक में 2 × 2। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और 5 को ऐसे देखेंगे तो 5 × 1 होगा गुणनखंड में, तो ये भी अपरिमेय है। करनी 6, इसका गुणनखंड तो होगा, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनखंड ऐसे होगा 3 × 2, लेकिन यह संख्या अलग अलग है, जो संख्या है ये अलग अलग है, 3 और 2, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। करनी 7 को देखेंगे, करनी 7 को जब वो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड रूप में लिखेंगे, विभाज्य वो नहीं होगी, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब करनी 8 को देखेंगे तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखेंगे इसको 4 × 2, संख्या अलग अलग है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ऐसी संख्या जो पूरी तरह गुणनखंड के रूप में केवल एक अंक प्राप्त करे, केवल 2 जोड़े प्राप्त करे, उस जोड़े को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। करनी वाले का बता रहा हूँ, जो करनी वाले जितने भी हैं, ऐसे जोड़े जिनका अंक समान हो, वे जितने भी अंक आएंगे वे परिमेय संख्या के अंदर आएंगे, और जिसकी संख्या समान नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो वे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि 9 है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो 3 × 3, ये दोनों अंक समान हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, और बाकी जितनी भी हैं परिमेय संख्या है। 1, 4, 9 ये परिमेय संख्या आती हैं, अंतर्गत आती हैं करनी के अंदर, और जितनी भी ये करनी के अंदर हैं संख्याएं या परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। तो इसे अब रेज करते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि कर्णी 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है मतलब दर्शाया जा सकता है। कर्णी 5 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। कर्णी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बताइए। कर्णी 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्णी 2 गुणे 2 गुणे प्लस कोष्टक के अंदर 1 गुणे 1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम कर्णी 5 को। तो इसमें देखिए 1 2 क्या है, जोड़े बन रहे हैं और जोड़े 1 का भी बन रहा है। जोड़े 1 का बन रहा है लेकिन इधर देखिए ये प्लस में है, तो ये जुड़ रहा है, ये क्या है, गुणा हो रहा है। तो ये जो प्लस में है ये कर्णी के अंदर ही रहेगा। तो ये आ गया 2 कर्णी 1, 2 कर्णी 1। अब देखा जाए तो ये जो 1 है ये बाहर आ सकता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 को भी कर्णी में लगाएंगे और ये भी कर्णी में रहेगा। ठीक है, तो अब इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा बनाएंगे पहले, 0 1 2 4 5 6 7 8, इधर माइनस का 4 जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये क्या आ रहा है, 2। इसमें ये बता रहा है कि 2 के इसके बीच हमेशा कितने पॉइंट रहते हैं, 5 पॉइंट रहते हैं, 3 2 5। तो हम ये धनात्मक है, 2 क्या है, धनात्मक है। तो 0 से धनात्मक मतलब दाईं ओर जाएंगे, गिनेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 के बाद एक संख्या जो होगी ये है कर्णी में, तो इस यहाँ पे लिखा जाएगा कर्णी 5। अब ये तो हमने दर्शा दिया, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि आपको देखना है कि कर्णी 8 बताइए, कर्णी 8 कहाँ होगी। तो इमेजिन करिए कि कर्णी 8 का गुणनखंड पहले करिए। ठीक है, तो उसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2,
मतलब कि 4, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 के आसपास आएगा। अब लास्ट में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है करनी के अंदर। करनी 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 मतलब 2 गुणे 2 4 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है, हमने अभी क्या बताया आपको, हमने क्या बताया कि 2 गुणे 2 ये क्या होगा, करनी के बाहर जब आएगा तो 2 ही रहेगा। तो इसमें क्या है, 2 है, 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो ये जब बाहर आएगा तो 2 ही के आसपास तो आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो ये क्या हो जाएगा, करनी 8। और ये ऐसे जितनी भी सभी संख्याएं हैं इनके बीच 5 लाइनों का अंतर होगा, 5 अंकों का अंतर होगा। ठीक है, और इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 लगा दिया, p/q के रूप में हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो गई 1.2 की। अब आते हैं 1.3 की ओर। ऐसे कमेंट करते रहिएगा जो पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए इतना गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस इसलिए कि जो भी गरीब बच्चे हों वो सफल हों, उनकी सफलता के पीछे हमारी सफलता जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। जैसे हमने क्या बताया था दशमलव प्रस्ताव में, दशमलव विस्तार में हमने क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिन्हें दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उस संख्या को पॉइंट के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या क्या कहलाएगी, दशमलव विस्तार कहलाएगी। तो दशमलव विस्तार हम करते हैं। पहला क्या है, पहला है 36/100। 36/100 का विस्तार कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, ये हर है, ये अंश है, तो इसको भाग देने के लिए हम 0 लगाएंगे, 0। अब जब यहाँ 0 लगाया हमने तो यहाँ का 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना जाए, तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 त्यावा 30, 30 में यहाँ पे आएगा 3। अब बचा कितना, 6 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट हमने भी लगा दिया। अब इसके बाद हम बार बार 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉइंटों में है। हाँ, तो फिर 10 का पहाड़ा जाएंगे, ये अब 6 नहीं बचा, ये बच गया 60, ये 60 हो गया। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना जाए, तो क्या हो गया, 10 छक्का 60, तो 0.36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा पहले से। अब
दूसरा क्या है, इसको कैसे करेंगे, 1/11, 1/11 को कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, और फिर एक 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना जाए, तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99, फिर 1 आ जाएगा अपना, फिर 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो पुनरावर्ती संख्याएं हैं। ये संख्याएं बार बार आती रहती हैं, और ये संख्याएं हैं जो समाप्त होने वाली संख्याएं हैं, समाप्त होने वाली। ये पुनरावर्ती हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, 4 सही 1/8, इसको हमें हल करना है। तो 8 × 4 धन 1 ऐसे में लिखा हुआ है। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और एक 33, 33/8। अब इसको हल करेंगे तो 8 चौक 32 हो रहा है 4 दशमलव, ये क्या हो रहा है, 1 बचा यहाँ पे, तो 0 लग गया, दशमलव लग गया। अब 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24 होता है, 8 एक कम 8, 10 से कम है 8, 1.4 को 4.1 हो गया। अब बचा कितना, 2 बचा, फिर से 0 लग जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर कितना बचा, फिर बचा यहाँ पे 4 बचा, तो 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो ये भी क्या है, समाप्त होने वाली वो है संख्याएं हैं। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या है, 3/13। 3/13 को कैसे लिखेंगे, भाग देंगे 11 से, तो 11 से तो ये जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे, दशमलव किया। अब ये क्या हो गया, 30 हो गया, 11 दूनी 22 होता है, बचा कितना, 8 बचा, फिर 0 लास्ट में लगा दिया, तो वो हो गया 80। अब 11 से भाग देंगे 80 को, तो 11 सते 77, 11 सते 77, बचा 3 में 0 लगा दिया, हो गया 30। 30 को 11 से भाग दिया, 30 को 11 से भाग देंगे जब हम, तो 11 दूनी 22 होगा, बचा 8, वो बन गया 80। 80 को 11 से भाग देंगे जब, तो बनेगा 77, 77, फिर वही हुआ। तो ये संख्याएं बार बार आती हैं, उन्हें पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। ये संख्या अनंत है, ये भी अनंत है, तो डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे, ठीक है। अब ये हैगा 2/11, 2/11, 2/11 को हल करना है, कीजिए हल। वैसे ही सेम जैसे हमने बताया, तो ये क्या होगा, 0 लिया, ये क्या हो गया, 0, 11 एक कम 11, 20 हो गया, बचा कितना, बचे कितना, 9 बचेगा ना, 11 88,
88 हो गया। अब बचा फिर से 2, फिर से यहाँ पे 1 आएगा। अब फिर से लास्ट में कितना बचेगा, वही बचेगा। तो ये क्या है, ये संख्या बार बार जब आती रहती है तो उसे पुनरावर्ती संख्या कहते हैं। अब सिक्स्थ कौन सा है, 6 क्वेश्चन है 323/400। 323/400। तो अब इसको कैसे भाग देंगे। पहली बात तो ये 2 जीरो लगा है तो अंतिम से हम इसमें 2 जीरो लगा देंगे। बटे 4। अब 4 को भाग देंगे 3.23 से। 4 को 3.23 से भाग दीजिएगा। 4 को जब 3.23 से भाग देंगे तो आएगा, पहले हम 0 लेंगे, 0 तो 0 अब ये क्या हो गया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। ये कट गया पूरी तरह। अब लास्ट में दशमलव में है 3 तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना जाए। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अब फिर 2 आ गया लास्ट में, फिर लास्ट में 0 लेंगे तो ये बनेगा 20। तो 4 का पहाड़ पाइए, 4 पंचे 20। ये हल हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ गया, छठवां हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में एक लंबा भाग दिया बिना क्या आप क्या कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 क्या है, दशमलव प्रस्तार क्या है, यदि हाँ तो क्या होगा। तो हमें इसमें क्या कम करना है, दशमलव विस्तार करना है 1 का। 1 में क्या है, 2/7। 2/7 का विस्तार कैसे करेंगे, इसको हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 1/7 इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। और इसको और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 14 होगा, 14 1 15 होगा। तो 0 पहले 0 लेंगे, ठीक, 1 4 7 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना जाए। 7 1 कम 7, बचा कितना, 3 बचा कितना, 3। 30 में 0 लगाएंगे बनेगा 30। 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 28 आया। बचा कितना, 2 बचा, ठीक है, बचा कितना, 2। तो लिख देंगे 7 दूनी 14,
बचा 6, 7 हो जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो ऐसे ही ये विस्तार इसका होता रहेगा। और यहाँ पे गुणे में है तो गुणे में इसको लिख देते हैं। ये हो गया इसका दशमलव विस्तार। ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है कि 3/7। 3/7 का दशमलव विस्तार करिए जैसा हमने बताया। अब इसको पहले क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। फिर एक को 7 से भाग देंगे। गुणा किया, 1 को 7 से भाग दो। यहाँ पे पहले तो 0 आएगा, दशमलव में रहेगा। ठीक है। 10 होगा तो 7 1 कम 7 हो जाए, बचेगा 3। 7 चौक 28 होगा, बचेगा 2। लास्ट में कितना होगा 2, फिर 8। ऐसे ही करते करते होगा। ठीक। अब बचे हैं अब बचा क्या है 4/7। 4/7 का विस्तार करना है तो 4 गुणे 1/7 बराबर 4 गुणे 0.142857। ये वैसे विस्तार